नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रकार कल्याण जोशी भीलवाड़ा राजस्थान से। आज मुझे राजस्थान फोरम के माध्यम से आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है। तो मैं आपको मेरी फड़ चित्रकारी विधा से परिचय कराता हूँ। फड़ पेंटिंग राजस्थान की लोक कला है जो मेरे परिवार में कई शताब्दियों से चली आ रही है। मैंने इस कला को मेरे पिताजी से पद्मश्री श्री श्रीलाल जी जोशी से सीखा है। बचपन से ही ये उनके साथ काम करते करते मैं कब सीख गया। फड़ पेंटिंग जो पाबूजी और देवनारायण की लोक गाथाओं पर आधारित है, जिसे हम 20 फीट लंबे कपड़े पर बनाते हैं, जो 5 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा होता है। पाबूजी की गाथा और देवनारायण की गाथा दोनों गाकर सुनाई जाने वाली गाथा है। इसमें हम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम खुद हाथ से बनाते हैं। फड़ पेंटिंग में मुझे भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और मेरी फैमिली में सभी लोग ये काम करते हैं। मेरे बच्चे भी मेरे साथ ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपको मेरी एक पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ जो मेरे पीछे लगी है, हनुमान चालीसा। ये एक नैरेटिव आर्ट फॉर्म है जो कि कहानी आप पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है और समझी जा सकती है। इसमें मैंने 40 चौपाइयाँ और 3 दोहों को चित्रित किया है। इसमें साथ में हनुमान चालीसा का लेखन भी किया है। ऊपर से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारी वर्ण वरदुवर विमल जिसु जो दायु को फलचारी, यहाँ से शुरू है और सभी चौपाइयों को चित्रार्थ किया है, साथ में लिखा हुआ भी है। और ये आखिरी में यहाँ तक पूरी हनुमान चालीसा का वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने लाल रंग संग्रफ का इस्तेमाल किया, जो कि नेचुरल कलर हम खुद तैयार करते हैं, पिगमेंट होता है, और रियल गोल्ड का इस्तेमाल किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये शिव पार्वती विवाह का स्टोरी, जो कि पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है, वहाँ से लेकर के, और शिव जी की बारात है। इसमें ये शिव जी की यहाँ शादी हो रही, फेरे हो रहे हैं। तो इसी तरह से पूरी शिव पार्वती विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म और ताड़कासुर का वध और गणेश के बर्थ तक की पूरी स्टोरी मैंने इसमें फड़ पेंटिंग स्टाइल में बनाई है। इसके बाद आप एक और मेरा नेचर सीरीज़ के ऊपर जो काम है, इसमें हाथियों का समूह पेड़ के नीचे, इसमें भी लाल रंग संग्रफ का इस्तेमाल किया है। हम सारे कलर जो पिगमेंट है हाथ से तैयार करते हैं, उसके साथ गोंद मिक्स करते हैं, पेड़ के लगने वाला गोंद, वो हमारे रंगों का एक मीडियम होता है। और इसमें आप देख सकते हैं एक पेड़ है, पेड़ के नीचे हाथी आराम से सुस्ता रहे हैं और ये हाथियों का समूह जंगल में विचरण कर रहा है। नीचे पानी में मछलियाँ तैर रही है। इस तरह से आप फड़ पेंटिंग में कुछ नेचर आधारित सीन जो क्रिएट किए वो मैंने बताया आपको। अब मैं आपको मेरा स्टूडियो दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं हमारी चित्रशाला, जो कि एक हमारे पिताजी की तपस्या स्थली रही है, जहाँ पे बैठ कर के उन्होंने काम किया है। यह चित्रशाला हमारा स्टूडियो, जहाँ हम लोग बैठ कर के पेंटिंग करते हैं। ये सारी पेंटिंग हाथ से बनी हुई है। और अब आपको मैं कुछ पेंटिंग बना करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ एक सीट लगा रखी है हमने एक बोर्ड के ऊपर, उस पर मैं आपको पेंटिंग करके दिखाता हूँ। फड़ पेंटिंग एक लोक शैली है जो फोक स्टाइल में बनती है। इसमें हम ड्राइंग भी नहीं डालते हैं और सीधा पेंट करना शुरू करते हैं। जैसे मैं इसमें एक फिगर बनाऊंगा, आप देखेंगे हम चेहरा बनाते हैं, नाक को ये निकाल देते हैं इसके बाहर और नाक के पास ही आँख बना देते हैं और गोल करके इसका कान निकाल देते हैं इस तरह से, और फिर ये इसकी नेक, ये चेहरा बन गया। और इसके नीचे ये बॉडी है। बहुत ही सिंपल और सरल चित्रशैली है फड़ पेंटिंग।
ये इसका बाजू होगा। ये एक लेडी का सीन बना रहा हूँ मैं, एक औरत बन रही है। और फिर ये स्किन कलर, इसमें सारे रंगों का एक क्रम होता है। सबसे पहले स्किन कलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बॉडी के बाहर, जो कपड़ों से बाहर जो बॉडी पार्ट दिखते हैं वहाँ स्किन कलर फिल किया जाता है। इसके बाद पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। और हम डायरेक्टली सारे कलर अप्लाई करते हैं, इसमें कोई शेडिंग और मिक्सिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। ये चूड़ियाँ, ये इसका बाजू, ये कमर की बेल्ट, ये इस हाथ की चूड़ियाँ, ये इसका लहंगा, ये लहंगे का डिजाइन्स हो जाएगा इसके। इसमें सपाट रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी रंगों का, जिसमें न कोई शेडिंग होती है न कोई मिक्सिंग होती है। पीले रंग के बाद हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, हरा रंग, जो कि इनके कपड़ों में फिल किया जाता है। आप देखिए, इस लेडी की ज्वेलरी के अंदर डॉट लगाया मैंने, और फिर इसका ब्लाउज बना दूंगा मैं। ये इसका ब्लाउज, और फिर ये लहंगे के अंदर कुछ डिजाइन्स आ जाएगी। इसमें रंगों का सीधा अब इसके बाद आप देख सकते हैं मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि संग्रह से बनाते हैं हम लोग। लाल रंग के इसकी ओढ़नी बनेगी। ये रेड कलर लग गया। इसके बाद हम लोग ब्राउन कलर लगाएंगे। एक बार में एक कलर का काम फिनिश किया जाता है इसमें। ये कलर सूखते हैं, तब तक मैं आपको मेरी इस कला के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो फड़ पेंटिंग जो है नैरेटिव आर्ट फॉर्म होती है, जिसे भोपा जाति के लोग हमसे बनवा करके लेके जाते हैं और गांव-गांव में जाकर के इसकी गाथा को गा करके सुनाते हैं। पाबूजी की फड़ बैकड्रॉप में लगा दी जाती है, जो कि 20 फीट बाई 5 फीट होती है। और भोपा और भोपी, उनके पास स्वयं का बनाया हुआ एक वाद्य यंत्र होता है, रावण हत्ता, सारंगी नुमा होता है, जिसे वो लोग बजाते हैं और गा करके सुनाते हैं। गांव की जनता सामने बैठ जाती है और पूरी पूरी रात फड़ की परफॉर्मेंस चलती है, जिसे लोग चाव से सुनते हैं। लोगों का मनोरंजन भी होता है और एक मैसेज भी जाता है। देवनारायण की फड़, जो कि 36 फीट लंबी होती है, उसे भी भोपे लोग गा करके सुनाते हैं। उनका यह वाद्य यंत्र होता है जंतर, जो वीणा के जैसा बना होता है। गुर्जर जाति के लोग
देव नारायण को अपना इष्ट देव भी मानते हैं। तो इस तरह से तकरीबन 700 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, कहानियाँ बनाने की और गा करके सुनाने की। यह राजस्थान की अति प्राचीन लोक कला है, जिससे राजस्थान को एक पहचान मिलती है। आइए, कलर सूख गए होंगे और हम इस चित्र को पूरा करते हैं। देखिए, आउटलाइन जो है हम सबसे आखिरी में करते हैं। जब सारे कलर फिल हो जाते हैं उसके बाद हम आखिरी में आउटलाइन करते हैं। वो इस तरह से वो काले रंग से की जाती है आउटलाइन, और काला रंग हम लोग चिमनी के धुएं से बनाते हैं। चिमनी के धुएं को इकट्ठा करके उसके साथ गोंद और पान में खाने वाला कत्था मिक्स करते हैं, और कई दिनों तक उसकी गुटाई होती है। फिर उसके बाद वो कलर बन के तैयार होता है, जिससे हम ये काले रंग की आउटलाइन करते हैं। ये इसके लेडी के बाल हैं, ये चुन्नी, ये मैं स्केच पेन से कर रहा हूँ आउटलाइन, क्योंकि इतने कम समय में आपको पेंटिंग के बारे में बताना भी है और चित्र भी कंप्लीट करना है। इस लेडी के बाल हैं, ये इसकी कमर में पहनने वाली करंती, जो कि लेडी अक्सर गांव की महिलाएं पहनती है। ये लेडी के पाँव, ये लेडी फिगर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको इसके कुछ मेन मोटिव्स हैं वो ड्राइंग करके बता रहा हूँ। जो इनके मेन मोटिव्स हैं आप देख सकते हैं। देखिए, हम लोग जैसे मेरे को मेरे पिताजी ने सिखाया था उसी तरह से, जैसे एक सर्कल बनाया और उसके 3 हिस्से किए। ऊपर वाले हिस्से में हेड आया, बीच वाले हिस्से में नोज़ और आधे वाले हिस्से में लिप्स आ गए, और यहाँ आँख बनती है, यहाँ कान बनाया जाता है, और ये चेहरा तैयार हो जाता है इस तरह से। तो ये मेल फिगर,
फड़ पेंटिंग में प्रोफाइल फेस ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं, इसमें फ्रंट फेस नहीं बनाए जाते हैं। ये दुपट्टा है इनका। ये इस तरह से, इसी तरह से कुछ एनिमल फिगर बनते हैं, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए हाथी किस तरह से बनाया जाता है। बड़ी सिंपल रेखाओं के मार्फत से हम किस तरह से चित्र का निर्माण कर लेते हैं। ये देखिए एक दौड़ता हुआ हाथी। हम ड्राइंग इसी तरह से रफ डालते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको एक घोड़ा बना के बता रहा हूँ, हॉर्स। तो ये हमारी परंपरागत शैली के अंदर एक पिता से पुत्र को मिलने वाली विरासत है, जो मैं बचपन से 8 साल की उम्र में मेरे पिताजी से ये काम सीख रहा हूँ। हमारे पिताजी कहा करते थे, हाथी, हाथ और घोड़ा, बाकी सब काम थोड़ा थोड़ा। तो जब आप कोई विधा सीखते हैं तो हर विधा के अलग अलग कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। उसी तरह से फड़ पेंटिंग के अंदर भी अगर आप हाथी, हाथ और घोड़ा बनाने में माहिर हो गए हैं तो आप इस कला के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। हमारे फादर ने चित्रशाला फड़ पेंटिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी 50 वर्ष पूर्व। तब से आज तक तकरीबन हम लोग 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये फड़ चित्रकारी सिखा चुके हैं। और मैं जहाँ तक मानता हूँ दुनिया के हर कोने में फड़ पेंटिंग को जानने वाले कुछ लोग हैं। पहले ये कला हमारे परिवार में बेटी को नहीं सिखाई जाती थी और बहू को सिखाई जाती थी। अगर बेटी को सिखाया होता तो ये कला सभी जगह फैल जाती और भी कई लोग इस काम को में होते। बहू को इसलिए सिखाया कि बहू अपने घर में ही रहने वाली है, ये कला घर से बाहर नहीं जाएगी। इस परंपरा को हमारे पिताजी ने तोड़ा और उसके बाद हमने सभी लोगों को सिखाना शुरू किया, जो अब तक 4000 से ज़्यादा लोगों को ये फड़ पेंटिंग सिखा चुके हैं। और तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग भीलवाड़ा में इस कला को कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। इस फड़ शैली में तकरीबन 6 लोगों को नेशनल अवार्ड मिल चुका है और हमारे पिताजी को शिल्प गुरु पुरस्कार और पद्मश्री मिला है।
तो यह ऐसी विधा है जो राजस्थान में ही होती है और अब सभी जगह होने लगी है। लेकिन राजस्थान में जो करने वाले लोग हैं वो पूरे ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। बाहर जो भी लोग फड़ पेंटिंग जो होती है वो सीखने वाले जो स्टूडेंट हैं, जिनको थोड़ा बहुत अनुभव होता है, जो यहाँ से सीख के गए हैं, वो कोई बुटीक कपड़ों पे कर रहा है, कोई पोर्ट के ऊपर कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, तो कोई यूटिलिटी आइटम के ऊपर कर रहा है। इस तरह से यह कला सभी जगह होने लगी है। तो मैं आपको एक पाबूजी की फड़ दिखाता हूँ जो कि 20 फीट लंबी है और तकरीबन 5 फीट चौड़ी है। आप देख सकते हैं। इधर से पकड़, इधर से, हाँ, यस। ये पाबूजी की फड़ है जो कि एक सूती कपड़े के ऊपर बनी हुई है और 20 फीट लंबी है, जिसे भोपा जाति के लोग हमसे खरीद के लेकर के जाते हैं और गांव-गांव में इसकी कहानी को गा करके सुनाते हैं। एकदम बीच में पाबूजी का दरबार बना हुआ है जहाँ पाबूजी बैठे हैं और उसके सामने पाबूजी के 4 सावंत जो इनके खास आदमी हैं वो बैठे हैं। इनकी कोर्ट सीन दिखाया गया है। ये 5 फीट चौड़ी और 20 फीट लंबी फड़ है, जिसे 2 महीने की मेहनत के अंदर तैयार किया जाता है। इसमें सारे प्राकृतिक रंगों का पिगमेंट, जो कि पिगमेंट्स होते हैं, जिनको हम पीस करके, छान करके, गोंद के साथ मिक्स करके फिर अप्लाई करते हैं ताकि ये रंग परमानेंट बने रहें। और एक फड़ की उम्र हम मानते हैं तकरीबन 50 साल होती है। भोपे की 2 पीढ़ियाँ इस फड़ को निकाल लेती हैं और जब फड़ पुरानी हो जाती है तो फट जाती है या गल जाती है, इसके चित्र दिखने नहीं लगते हैं, तब इसे राजस्थान का होली लेक है जो कि पुष्कर में विसर्जित कर देते हैं। जिस तरह से खंडित मूर्ति को पूजा के योग्य नहीं रहती है, उसी तरह से इस फड़ को जब पुरानी हो जाती है तो इसको पुष्कर में विसर्जित कर देते हैं। फड़ के और भी कई कायदे कानून हैं जो कि बीच में आप सेंटर में देख रहे हैं पाबूजी बने हुए हैं। तो इसमें सबसे आखिरी में है ये आई बॉल जो है, खींच कर, ये आँख का आई बॉल जो है हम सबसे आखिरी में बनाते हैं। ये जब पूरी पेंटिंग तैयार हो जाने के बाद ये आँख का गोला बनाया जाता है जब भोपा फड़ लेने के लिए आता है। फड़ बनाते समय हम कई बातों का ध्यान रखते हैं। फड़ को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, इसके 4 फोल्ड डाल देते हैं और उस फोल्ड डालने के बाद 1/4 हिस्से के अंदर हम पाबूजी की बचपन और जीवनी डालते हैं शुरू के, और आधे हिस्से में उनकी शादी वाला, मैरिज वाला हिस्सा बताते हैं, बीच वाले हिस्से में हम कोर्ट बताते हैं और आखिरी वाले हिस्से में हम लोग पाबूजी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है और उनका अंतिम क्षण होता है वो चीज़ बताते हैं। तो इस तरह से पूरी फड़ बन करके तैयार होती है और भोपा लोग हमसे लेकर के जाते हैं और गांव-गांव में इसकी कहानी को गा करके सुनाते हैं। यह एक तरह से थिएटर की तरह होता है, जिसे और भी मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे फड़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग को बनाते समय सबसे पहले इसके चांके किए जाते हैं, जो कि हम लोग शुरुआत एक कुंवारी कन्या के मार्फत से कराते हैं जो अनमेरिड गर्ल्स होती है। सबसे पहला स्टार्टिंग ब्रश का स्ट्रोक उसी से लगवाते हैं। उसकी शुरुआत होने के बाद हम इस फड़ पे चाके करते हैं, जो कि पूरी फड़ में एक साथ किया जाता है। एक कलर का काम पूरा होने के बाद ही दूसरे कलर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले स्किन कलर लगाते हैं, जैसा कि आपने चित्र बनाते समय देखा, सारे बॉडी पार्ट्स में वो कलर किया जाता है। उसके बाद येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। येलो कलर ज्वेलरी में है, कपड़ों की किनारी है, बॉर्डर है, पेंटिंग का बॉर्डर है, वहाँ येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जंगाल से बनाते हैं हम लोग। ग्रीन कलर पेड़ पौधों में, वनस्पति में, कुछ कपड़ों में, जहाँ भी दिखाना होता है वहाँ अप्लाई करते हैं। उसके बाद ब्राउन कलर, जो कि हम लोग आर्च में है, दरवाजे हैं, फड़ की बॉर्डर है, पहाड़ है,
तो यहाँ हम लोग ब्राउन कलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फड़ की बाउंड्री में और ट्रेसेस में सबसे ज़्यादा लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपने फड़ पेंटिंग देखी है उसमें भी आपको लगा होगा सबसे अधिक लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। वो हम संग्रफ से बनाते हैं, जिसको पीस करके तैयार करते हैं, छान करके, घोट करके, उसके साथ गोंद मिक्स करके। उसके बाद ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कहीं कहीं पानी दिखाना होता है, हमें बादल आसमान दिखाना होता है, और कहीं कहीं लहंगों में भी बताते हैं। तो इस तरह से सारे रंगों का इस्तेमाल होने के बाद सबसे आखिरी में हम काले रंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसको खुलाई करना बोलते हैं। आँख, नाक, सारी डिटेल उस काले रंग से बनाई जाती है। जो भी बारीक काम होता है वो सारा काले रंग से होता है, और एक मास्टर आर्टिजन ही वो काम अच्छे से कर सकता है। इस तरह से पूरी फड़ तैयार होती है। तो कुछ हमारे चित्रशाला में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पेंटिंग बनती है, और हमारे यहाँ सीखने वाले लोग किस तरह से पेंटिंग करते हैं। तो आइए मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारा चित्रशाला, और यहाँ डे लाइट अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे ये पेंटिंग कर रहे हैं गोपाल जोशी, जो कि नेशनल अवार्ड विनर है, मेरे छोटे भाई। आप देख सकते हैं कितना डिटेल वर्क है इसमें। हिरणों का एक ग्रुप है, वो तैयार हो रहा है। ये पेड़ है, पेड़ में बंदर बैठे हुए हैं। बहुत ही डिटेल वर्क आप देख सकते हैं पेड़ों के अंदर काम। फिर एक ये ट्री ऑफ लाइफ बनते हुए, जो नेचुरल कलर के साथ बन रहा है। इसमें संग्रफ का इस्तेमाल किया है रेड बॉर्डर में, बैकग्राउंड में पेंटिंग के। और ये एक पेड़ तैयार करते हुए, अभी नेचर सीरीज के ऊपर मेरे यहाँ काम हो रहा है। ये मेरा भतीजा है हर्ष जोशी। ये एक हनुमान चालीसा बन रही है, जो कि थोड़ा रनिंग में रहता है इसका ऑर्डर हमारे पास। ये हनुमान चालीसा में सेंटर पार्ट के अंदर वर्क होते हुए। ये है राहुल पाठक, जिसे राज्य सरकार से स्टेट अवार्ड मिला है 2011 में। आप काम की डिटेल देखिए, सारा ब्लैक काले रंग से आउटलाइन से किया हुआ वर्क। ये हमारी प्रयोगशाला है, जहां हम रंग तैयार करते हैं। ये सारे कलर बना करके बोतल के डिब्बियों में रखे हुए हैं। यहाँ ये सोने पर गोल्डन कलर का ट्री है, उसके ऊपर ये सारी डिटेल वर्क हो रही है। तो इस तरह से हमारे चित्रशाला स्टूडियो में सभी लोग सुबह से शाम 8 बजे तक अपने चित्रकला विधा में लगे रहते हैं। ये कुछ और पेंटिंग जो लगी है, ये एक बाबूजी की फड़ का खाका है, जो हमारे पिताजी ने बनाया था। हमारे लिए एक प्रॉपर्टी का पेपर है एक तरह से।
इसी को देख कर के कहीं भूल चूक हो जाए तो हम पूरी पेंटिंग बना सकते हैं। ये इस पेंटिंग में तकरीबन 2000 से ज़्यादा फिगर बने हुए हैं। इसको खाका बोलते हैं। इसमें पूरी पेंटिंग बाबूजी की पेंटिंग का पूरा खाका है। बहुत ही डिटेल वर्क उन्होंने डायरेक्टली ब्रश से बनाया था इसमें। ये पूरा स्टोरी है नैरेटिव फॉर्म में। लड़ाइयाँ, बैलगाड़ी, झूला, कैमल, ये बाबूजी का दरबार है। ये खाका 6 फीट लंबा है और 2 फीट चौड़ा है। सिल्क के ऊपर बना हुआ है। ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, देश और दुनिया से मिले हुए सम्मान। इसमें कुछ पेंटिंग्स और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यह नरसिंह लीला है जिसमें भक्त प्रहलाद का स्टोरी हमने बनाया है। ये बीच में भगवान नरसिंह बताए गए हैं और भक्त प्रहलाद उनकी स्तुति करते हुए। भक्त प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी जाती है उनके पिता हिरण्यकश्यप की तरफ से। जब भक्त प्रहलाद भगवान का स्मरण करता है तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मैं ही हूँ इस दुनिया में सबका भगवान, तो क्यों मेरा नाम नहीं जपता। उसको कई तरह से जंगल में रखा जाता है, शेरों के बीच में छोड़ा जाता है, सांपों के बीच में रख के यातनाएं दी जाती है, जेल में रखा जाता है, पहाड़ों से फेंका जाता है, चिता में जलाया जाता है। अपनी बहन होलिका को गोद में लेकर के बैठती है और होलिका खुद जल जाती है लेकिन भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। आखिरी में भगवान नरसिंह खंभा फाड़ करके निकलते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। ये हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला होता है, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न ज़मीन पे न आसमान में। तो भगवान नरसिंह अपनी गोद में रख करके उसको दोपहर के समय उनका वध करते हैं। इसी तरह से ये एक और पेंटिंग आप देख सकते हैं, सत्यनारायण की व्रत कथा। इसमें भगवान सत्यनारायण को बीच में बनाया हुआ है। और ये सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज और लक्कड़हारा भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करते हुए, और यहाँ से कहानी शुरू होती है सत्यनारायण की व्रत कथा। ये शेष सैया पे भगवान विष्णु, नारद जी आते हैं इनके पास देवलोक में और मृत्युलोक की गाथा सुनाते हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जो भी मृत्युलोक में पूर्णिमा के दिन व्रत रखेगा और मेरी पूजा करेगा वो धन धान्य से परिपूर्ण होगा और सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगा। इसी तरह से एक लक्कड़हारे ने भी ये पूजा करना शुरू की
ये लकड़हारा लकड़ी बेच करके पैसे कमा करके लाता है और अपने घर में सत्यनारायण की कथा करता है, जिससे लकड़हारा धन धान्य से परिपूर्ण होता है और अपने अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुष्पक विमान में बैठकर मोक्ष की प्राप्ति होते हुए, तो ये पूरी कथा है सत्यनारायण की व्रत कथा, जो एक 2 फीट बाई 3 फीट का पेंटिंग है। ये सत्यनारायण की व्रत कथा हम चित्रों को किस तरह से व्याप्त करते हैं। जैसे ये स्वप्न में आ रहे हैं भगवान, ये वणिक रात को बिस्तर पे लेटा हुआ है और भगवान सत्यनारायण स्वप्न में आकर के उसको बताते हैं कि अरे तूने मेरा व्रत नहीं किया, इसीलिए तुझे यातनाएं भोगनी पड़ रही है। तो बड़ा सिंपल तरीका है फड़ पेंटिंग में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का। ऐसे ही ये एक और पेंटिंग है नारी कुंजर, औरतों से बना हुआ हाथी। इसमें हाथी की आउटलाइन कहीं नहीं है, आप देख सकते हैं। हाथी की सूंड भी लेडी के पाँव से बनी हुई है, हाथी के चारों पाँव लेडी के पाँव से बने हुए हैं, हाथी की पूंछ लेडी की चोटी से बनी हुई है। और ये इंद्रियों पर अंकुश इस पेंटिंग का विषय है, इंद्रियों पर अंकुश। और कृष्ण भगवान जो है वो उसके ऊपर सवार होकर के बांसुरी वादन कर रहे हैं। श्री कृष्ण ही एक ऐसे पुरुष हुए हैं जो 16 कलाओं से संपन्न थे। जब महारास हुआ था उस समय 16,108 गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने अपने उतने ही रूप बना करके उनके साथ नृत्य कर रहे थे, और सभी गोपियाँ अपनी अदाओं के माध्यम से कृष्ण को मोहित करने का प्रयास करती है। और इंद्रियों को मैंने वाद्य यंत्र के रूप में बताया है, जैसे इसके हाथ में वीणा है, उसके हाथ में मजीरे हैं, बीच वाली के हाथ में सितार है, एक के हाथ में तबले हैं, एक के हाथ में बेल है और एक के हाथ में सारंगी है, ऊपर वाली के हाथ में बाजा है। तो इस तरह से 9 इंद्रियां जो अपने को किसी न किसी तरह से प्रेरित करती है, जैसे मुंह खाने के लिए, कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, तो उनको औरतों के रूप में अभिव्यक्त किया है। ऊपर कृष्ण जो कि बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और सारी गोपियों को अपनी तान में बांध कर उनके ऊपर सवार हैं। ऐसे ही फड़ शैली में एक ब्लैक एंड वाइट में बना हुआ चित्र है जो काफ़ी महीन काम है। इसमें गणेश उत्सव के बारे में बताया है। मूर्ति विसर्जन, नौका विहार, गांव के लोग बैलगाड़ी में गणेश जी को लेकर के आते हैं और नदी में विसर्जित करते हुए फड़ पेंटिंग में कई तरह से मैंने काम करने का प्रयास किया है। उसी में से एक स्टाइल है मेरा ये ब्लैक एंड वाइट चित्र, और रेड एंड गोल्ड में जैसा आपने देखा था हनुमान चालीसा। और एक और मेरा स्टाइल है जो थोड़ा पुराना है, कोलाज शैली में। इसमें राजा रानी चौपड़ खेल रहे हैं। ये मैंने लॉकडाउन के दौरान बनाया था। इसमें लिखा है थोड़े समय की सामाजिक दूरी जीवन भर मिलने के रास्ते खोल देती है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर में बैठे हैं, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते गाते रहें। ये विद्याशंकर जी ने लॉकडाउन के अंदर एक कैंप किया था ललित कला अकादमी की ओर से। तो ये इस तरह से हमारा
कलालोक। इसमें और भी कुछ पेंटिंग्स हैं मेरे, जो यहाँ लगा रखा है। ये हमारे पिताजी, इन्होंने फड़ शैली के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए, और जो कि फड़ लुप्तप्राय होने वाली कला थी उसको वापस पुनर्जीवित किया। इन्होंने फड़ पेंटिंग में सबसे पहले कॉन्टेम्पररी वर्जन इन्होंने किया। फड़ में पाबू जी और देवनारायण की गाथा के अलावा कई ऐतिहासिक गाथाओं के ऊपर, लोक महाकाव्यों के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू किया, और फड़ पेंटिंग देखते ही देखते जनमानस के लोगों को छा गई, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फड़ पेंटिंग के लिए जानने लगे। इसके लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से पुरस्कारित किया। ये उन्हें पद्मश्री जो मिला उसका 2004 में हमारे पिताजी को भारत सरकार से पद्मश्री मिला था, और मुझे 2010 में भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड मिला, और 2011 में 11 का पुरस्कार मेरे भाई गोपाल जोशी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो समय पूरा होने वाला है, और आप को कैसा लगा ये प्रोग्राम राजस्थान फोरम का, मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ये मेरी कला को लोगों तक पहुँचाने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे से मिलके कैसा लगा, आप राजस्थान फोरम को या कल्याण जोशी को आप फेसबुक मैसेज करके बता सकते हैं, और इसके बारे में आपको कभी भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।